हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस एग्ज़ाम 22 में। तो आज का नया टॉपिक खिलजी वंश। पिछले क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश को समाप्त किया था और आज दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था। तो गुलाम वंश को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कब किया था? 1290 में। कब किया था? 1290 ईस्वी में किया था। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो स्थापना 1290 में हुआ था, तो शुरुआत 1290 से 1320 तक के चला था। कब तक चला था? 1320 तक के। और एक बात और जान लीजिए कि खिलजी वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश खिलजी वंश। टोटल 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। खिलजी वंश पर कितने शासक ने शासन किया था? तो कुल 5 शासक ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंशों के कुल कितने शासक? 5 शासक ने शासन किया था। तो पाँचों को जान लेना है। तो पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उनका शासनकाल 1290 से 1296 तक के रहा था। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, उनका शासनकाल 1296 से 1316 तक का रहा। और खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश का सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं, महान शासक। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर, उनका शासनकाल 1316 तक के कुछ महीनों के लिए रहा। कुछ महीनों के लिए, इसमें कन्फ्यूजन ना, एक कुछ महीनों के लिए है और एक कुछ दिनों के लिए है। तो शहाबुद्दीन उमर का कुछ दिनों के लिए शासन और कुछ महीनों के लिए शासनकाल रहा। उसके बाद मुबारक खिलजी को उत्तराधिकारी होते हैं, तो उनका शासनकाल 1316 से 1320 तक के रहा था। कुल 4 सालों के लिए इनका रहा था। तो मुबारक खिलजी के बाद खुसरा खां, जो कि हिंदू शासक हुआ करते थे और बाद में मुस्लिम बन गए थे। तो उसके बाद खुसरा खां, उनका भी शासनकाल 1320 तक के ही रहा, कुछ दिनों के लिए। और खुसरा का कि गयासुद्दीन तुगलक हत्या करके तुगलक वंश का स्थापना कर देता है। तो हम पहले खिलजी वंश के बारे में बारीकी तरह से जानना है। काफ़ी मज़ेदार एवं शानदार टॉपिक है। तो खिलजी वंश का पहला शासक का नाम क्या है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का पहला शासक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? 1290 में। ध्यान रहे, 1290 में। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो खुसरा खां हुआ। कौन हुआ? खुसरा खां। अंतिम शासक कौन हुआ? खुसरा खां हुआ। खिलजी वंश की स्थापना को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? तो खिलजी वंश की स्थापना को इतिहासकारों ने खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि वहाँ गुलाम वंश के लगातार 2 शासकों को हत्या करके खिलजी वंश का स्थापना किए थे। कौन किए थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किए थे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1290 ईस्वी में। 1290 ईस्वी में बैठा था। 1290 ईस्वी में। फिरोज खिलजी यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवाया था? तो किलोखरी में। कहाँ? किलोखरी में। किलोखरी में करवाया था। किलोखरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी। कहाँ पड़ता है? यूपी में। फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया था। किलोखरी जो शहर है उसे किसने बसाया था? तो कैकूबाद ने बसाया था। किसने बसाया था? कैकूबाद ने बसाया था। किलोखरी को कैकूबाद ने बसाया था। कैकूबाद गुलाम वंश के शासक हुए थे। फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? तो फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था? तो कैकूबाद ने दिया था। कैकूबाद ने दिया था। पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकूबाद के शासनकाल में रहते थे। खुद ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? तो जंगेज खां। कौन कहता था? जंगेज खां। ईश्वर का अभिशाप। तो जंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का था। मंगोलिया का था। जंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का। मंगोलिया कई बार भारत पर आक्रमण किया था। जंगेज खां के किस नाती ने फिरोज खिलजी के समय भारत पर आक्रमण किया था? तो उलुग खां।
जंगेज खां का नाते हुआ करता था। उलूग खां उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसने किया था? उसका नाम है उलूग खां। और उलूग खां ने 1000 मुसलमानों के साथ भारत पर आक्रमण किया था और इस्लाम को कबूल कर लिया। वैसे मुसलमान क्या कहलाएं? तो नवीन मुसलमान कहलाएं। कौन? नवीन मुसलमान। जब भारत पर उन्होंने आक्रमण किया था तो यहाँ हारने के बाद उलूग खां को अपनी सेनापति में रख लिया गया और उनके साथ जो 1000 मुसलमानों जो आए थे सभी यहाँ आके यहीं मतलब बस गए और उन्हें नवीन मुसलमान कहलाएं। तो फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत में विजय का पताका लहराने के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तो दक्षिण भारत का अभियान करने के लिए किसे भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। किसने भेजा था? तो फिरोज खिलजी ने। किसने? फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजा था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सूबेदार था? तो कड़मानीपुर का। कहाँ का? कड़मानीपुर। कड़मानीपुर इलाहाबाद के आसपास है। इलाहाबाद के आसपास का शहर कड़मानीपुर है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो 1294 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1294 ईस्वी में किया था। 1294 ईस्वी में देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का किस वंश का शासन चल रहा था? तो यादव वंश का शासन चल रहा था। जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था देवगिरी पर, उसमें यादव वंश का शासन था। कौन सा वंश का? यादव वंश का। और यादव वंश में जो शासन कर रहे थे यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक यानी राजा कौन थे? रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव थे। जब वहाँ से विजय का पताका लहरा के जब वापस आए उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उन्हें अपना कड़मानीपुर अलाउद्दीन खिलजी को भेज दिया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ का जो धन संपत्ति लूट के लाए थे और कुछ जो बचा खोचा था तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक बार और हमें वहाँ पर चढ़ाई का आक्रमण कर देना चाहिए। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए ही अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। और जब ये बात जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला तो उन्होंने एक पत्र के जरिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। तो अलाउद्दीन खिलजी को बुरा लगा। तो जब फिर से वहाँ से वापस लौटने के बाद लौटे उसके बाद जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कड़मानीपुर जाते हैं तो उनकी हत्या कर दिया जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने कर दिया था और कहाँ किया था? तो कड़मानीपुर में अलाउद्दीन खिलजी कड़मानीपुर में हत्या हुआ था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कब किया था? तो 1296 में कर दिया गया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कब हुआ था? 1296 में हुआ था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहाँ किया था? तो कड़मानीपुर में किया था। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी का पिता का नाम क्या था? तो शिहाबुद्दीन खिलजी था। शिहाबुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा का नाम क्या था? तो चाचा का नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा का नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? तो 1266 से 1267 के आसपास हुआ था। अब बोलिए कि 1266 में हुआ या कि 1267 में हुआ। तो इतिहासकारों का कहना है कि 1266 में हुआ। कोई और इतिहासकार है उनका कहना है कि 1267 में हुआ। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो कोई ऑप्शन 2 में एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो 1266 रहेगा या तो 1267 रहेगा। तो जो ऑप्शन आपको रहेगा वही ऑप्शन पर टिक कर देना है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अलीगुर सास नाम था। क्या था? अलीगुर सास बचपन का नाम था। फिरोज खिलजी के समय कड़मानीपुर के सूबेदार कौन था? फिरोज खिलजी जिस समय थे उसमें सूबेदार कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। पहले भी ये क्वेश्चन हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत या खिलजी वंश की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1296 में। किसको मार के बैठा था? तो अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी बैठा। कब बैठा? 1296 में बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक कहाँ करवाया था? तो दिल्ली के लाल महल में। दिल्ली के लाल महल में करवाया था। दिल्ली के लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने करवाया था। दिल्ली के लाल महल का निर्माण किसने? बलबन ने करवाया था। दिल्ली का
दिल्ली का कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो कि नया धर्म चलाना चाहता था, परंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया और तो इसका मतलब स्थापना ना हो सका। लेकिन थोड़ा ये हटके था, तो जिद्दी था, थोड़ा हटके और थोड़ा जिद्दी था, तो इन्होंने एक नया वंश चलाना चाह रहा था। परंतु वंश जो वहाँ का जो काजी मौलवी जो हुआ करते थे, उन्होंने इस बात को मना किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के काजी या कोतवाल कौन था? तो अलाउ मूर्ख था। कौन था? अलाउ मूर्ख था। वहाँ का काजी या कोतवाल कौन था? अलाउ मूर्ख था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि हासिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इनका सपना था कि हम सिकंदर के तरह हम भी पूरा विश्व को जीत लें। तो वहाँ का जो दिल्ली के जो कोतवाल थे, अलाउ मुल्क थे, जो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सिकंदर भी था जो कि पूरा विश्व नहीं जीत सका था, और तुम थोड़ा बोले ना सनकी था, थोड़ा जिद्दी था, तो उससे बढ़िया तुम द्वितीय सिकंदर का उपाधि हासिल कर लो। तो उन्हीं के कहने पर दिल्ली का सुल्तान जो था वो सिकंदर सानी का उपाधि धारण कर लिया, और या द्वितीय सिकंदर का उपाधि धारण किया था। कौन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात विजय अभियान कब किया गया था? तो 1298-99 के 1298-99 में गुजरात अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय अभियान का नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? तो नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था। गुजरात अभियान कब किया था? तो 1298-99 में। और किसे भेजा था? तो नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था। उलुग खां कहाँ का था? मंगोलिया का था। आपको बता दिए थे। किसका नाती था? तो जंगेज खां का नाती था। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय गुजरात का राजा कौन था? तो गुजरात का राजा रायकर्ण था। कौन था? रायकर्ण था। गुजरात का राजा कौन था? रायकर्ण। नुसरत खां खंबात की खाड़ी में किस नामक हिजड़ा मिला था? जब गुजरात विजय के बाद जब लौटते समय नुसरत खां को खंबात की खाड़ी में, या खंबात की खाड़ी, एक प्रश्न यहाँ से हुआ था, खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में है। तो खंबात की खाड़ी में एक हिजड़ा मिला था, तो उस हिजड़ा का नाम था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। नुसरत खां ने मलिक काफूर को उसके मालिक से कितने रुपया में खरीदा था? कितने दिनार में? तो 100 दिनार में खरीदा। किसने? 1000 दिनार में। किसने? 1000 दिनार में खरीदा था। यानी मालिक काफूर का कितना कीमत था? 1000 दिनार। कितना? 1000 दिनार। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मालिक काफूर को। किसे? मालिक काफूर को। 1000 काफूर को 1000 का दिनार का 1000 दिनारी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी किस सेनापति ने यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, मलिक काफूर को उपहार में दिया था? तो नुसरत खां ने। यहाँ लिखा हुआ मलिक काफूर। काफूर। तो अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के उपहार में दिया था? तो नुसरत खां ने दिया था, क्योंकि नुसरत खां ही खरीदा था। कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा। 1000 दिनार में खरीदा था। तो वहाँ से लाने के बाद, और थोड़ा बहुत शौकीन था, स्त्री का भी शौकीन था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? तो 1301 ईस्वी में किया था। कब किया था? रणथंभौर में 1301 ईस्वी में किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का राजा हमीर देव था। कौन था? हमीर देव। अब आक्रमण कब किया था? 1301 में। वहाँ का शासक हमीर देव था। कोई दिक्कत? हमीर देव के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो रणमल। हमीर देव का कौन था? रणमल। देखिए, बहुत इसको दोगला लिख दिए, इसलिए दोगला लिख दिए कि हमीर देव जो था, देखिए ये जो हमीर देव है, ठीक, वहाँ का बेचारा राजा था, और उसका ये रणमल सेनापति था। यानी प्रधानमंत्री जो भी कहिए, एक नंबर का दोगला था। यहाँ जो भी इससे बात होता था इसके बारे में कि ऐसे आक्रमण करना, इस तरह बात करना, इस तरह काम करना, सारा चीज़ आके उगलता था इसके पास, उगल देता था। किसके पास? उलुग खां और नसरुत खां पर, ठीक। तो वहाँ पर उगल देने के बाद उसके जो भी जानकारी था
उसके दुश्मनों के पास चला जाता था। तो इस सबसे बड़ा हारने का कारण हुआ था हमीरदेव को रणमल जो है, इसके कारण हमीरदेव का हार हुआ था। हमीरदेव की पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के अभियान के दौरान नेतृत्व करने के लिए किसे भेजा था? तो नुसरत खां और उलुग खां को भेजा था। तो वहाँ का जो बोले ना सेनापति सब आके ये दोनों के पास उगल देता था और सबसे बड़ा हार का कारण यही बना। अलाउद्दीन खिलजी के प्रकोप से बचने के लिए हमीरदेव की किस पत्नी ने जौहर कर लिया था? जब नुसरत खां और उलुग खां विजय प्राप्त करते हैं तो जो हमीरदेव की पत्नी होती है तो उनको जब पता चला कि मेरा पति हार चुके हैं तो वहाँ का जो सेनापति था नुसरत खां और उनका, तो उसकी पत्नी सोची होगी कि मतलब हमें ले जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देगा। तो इस चीज़ को बचने के लिए जौहर कर लिया था। तो जौहर मतलब क्या होता है कि जो स्त्री लोग होती हैं आग में जल जाना, उसी को जौहर कहते हैं। आग में जल जाना उसी को जौहर कहते हैं। तो किस पत्नी ने? रंग देवी ने जौहर कर लिया था। रंग देवी ने जौहर कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के योग्य सेनापति नुसरत खां की मृत्यु किस अभियान के दौरान हो गया था? तो रणथंभौर के अभियान के समय हो गया था। तो किस सेनापति का निधन हुआ था यानी मृत्यु हुआ था? तो नुसरत खां का मृत्यु हुआ था। किस अभियान में? रणथंभौर अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ था? 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा कौन था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह के पत्नी का नाम क्या था? तो पद्मिनी। क्या था? पद्मिनी। अब थोड़ा सा एक कहानी जानिए यहाँ पर पद्मिनी के बारे में। पद्मिनी कहाँ थी? तो श्रीलंका, सिहिल प्रदेश। सिहिल प्रदेश। ये जो सिहिल प्रदेश वो कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका में। तो सिहिल प्रदेश के औरतें महिलाओं लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे, बहुत सुंदर। तो रानी पद्मिनी भी वहीं के थी। तो और अलाउद्दीन खिलजी का देखने का सपना था कि जो राणा रतन सिंह की पत्नी सिहिल प्रदेश की वो कैसी है, एक बार कम से कम हम भी तो उनका दर्शन कर लें। तो पहले तो बात करते हैं पद्मिनी के बारे में। तो पद्मिनी सिहिल प्रदेश की है। तो जब पद्मिनी के पिता इनकी शादी करने के लिए चाह रहे थे तो पद्मिनी मना कर रही थी। और पद्मिनी का एक तोता था। पद्मिनी एक तोता को पाल रखी थी। तोता। उस तोता का नाम क्या था? हीरावन। तोता का नाम हीरावन था। तो पद्मिनी के पिता ने सोचा कि क्यों ना तोता को ही मार दिया जाए। लेकिन पद्मिनी ने क्या किया, उस तोते को एक लेटर यानी चिट्ठी लिखी और उसमें चिट्ठी राणा रतन सिंह के लिए लिखा गया। और उस समय राणा रतन सिंह का बोलबाला था बहुत। तो राणा रतन सिंह के एक चिट्ठी लिखे और उसमें अपनी सारी दुख और जो प्यार वगैरह था वो सब लिखी उसमें। और वो जब तोता वहाँ से वो उड़ता हुआ राणा रतन सिंह के दरबार में पहुँचता है और राणा रतन सिंह ने इस चिट्ठी पढ़ते हैं तो एक और चिट्ठी इधर से राणा रतन सिंह भी भेजते हैं वहाँ पे। तो राणा रतन सिंह जब भेजते हैं तो फिर पद्मिनी के पास पहुँचता है और पद्मिनी पढ़ते हैं। तो पद्मिनी ने वहाँ से अपनी डोली में चढ़कर राणा रतन सिंह के दरबार पहुँचते हैं, चित्तौड़ पहुँचते हैं और वहाँ शादी भी कर लेते हैं दोनों। वहाँ शादी होती है। तो पद्मिनी का बहुत अच्छा सा रोमांचक बात था। तो राणा रतन सिंह के पत्नी का क्या नाम था? पद्मिनी था। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो पद्मावती से। को किस ग्रंथ से मिलती है? तो पद्मावती से मिलती है। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहा करते थे। कौन? शेरशाह सूरी के दरबार में। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1540 से 1545। अब देखिए
थोड़ा आप गौर कीजिए कि जो पद्मावत किताब लिखा गया और पद्मावती के बारे में, राणा रतन सिंह के बारे में या फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो कब लिखा गया, यानी इसका 1540 और 45 के बीच है, और ये घटना 1300 के है। यानी इनका जो अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा 1316 तक के रहा था, तो 1316 तक के रहा था। तो सोच सकते हैं कि ये घटना 1316 की, और ये बुक यानी पुस्तक कब लिखा गया, 1540 और 45 के बीच। तो इतिहासकारों ने बहुत अनोखों बातों को लिखा है और कई प्रकार के लिखा गया है, लेकिन जो इसमें पद्मावत में लिखा गया इस जानकारी से हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अस्थाई सेना का नींव रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। लेकिन थोड़ा जान लीजिए, जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, तो किस लिए आक्रमण करता है, सिर्फ एक झलक देखने के लिए। किसे देखने के लिए, रानी पद्मावती को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी ने उन्हें मना किया, तो कि आपका वही हार का सबसे बड़ा कारण होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि एक बात, सीमाएं तो हमें बहुत फैलाई, अब थोड़ा बाहें फैलाना है। यानी कहने का मतलब सीमा तो बहुत जीता, बहुत फैलाया, थोड़ा बाहों फैलाना है। तो उसकी स्त्री भी बोली थी कि आपका हार का भी कारण एक स्त्री ही होगी। हालांकि जब इस बात को, इस चित्तौड़, मान लीजिए कि चित्तौड़ है, इस चित्तौड़ को चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेर लिया और यहाँ से एक पत्र लिख के भेजा राणा रतन सिंह को कि हम रानी पद्मावती को एक झलक देखना चाहते हैं, उसके बाद हम अपनी सेना हटा देंगे। तो राणा रतन सिंह भी सोचे कि एक राजा का है तो बात हम टाल नहीं सकते, सिर्फ देखना है तो ठीक है। लेकिन राणा रतन सिंह भी काफ़ी तेज दिमाग के थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक कमरा में शीशा लगवाया, और शीशा यानी आईना लगवाया। तो आईना के सामने खड़ा कर दिया रानी पद्मावती को, और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ बुला के सिर्फ आईना के सामने दिखाया गया। फिर वहाँ से देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आए और बोले कि हमें सिर्फ उनकी पुतला दिखाई गई, ना कि रानी पद्मावती को दिखाया गया है। लेकिन अब हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और अगर हमको हटाना है तो आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा। और तो अब राजा को, एक राजपूत राजा को चुनौती मिल रहा है, तो फिर पीछे कैसे हट सकते थे। तो वही राणा रतन सिंह पहले अपनी एक सेनापति को भेजा, तो उस सेनापति की हार होती है, तो उसके बाद खुद राणा रतन सिंह जाते हैं। जब राणा रतन सिंह जाते हैं वहाँ, तो उनका भी हार हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, और यहाँ पर भी विजय किसका होता है, अलाउद्दीन खिलजी का विजय हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के किस सुल्तान ने अस्थायी सेना का नींव रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देना आरंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो नगद वेतन देना, पहले ज़मीन मिलता था, यानी भूमि मिलता था सेना को, लेकिन अब नगद वेतन देना चालू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को प्रति वर्ष यानी एक साल में कितनी टंका दिया करता था, तो 234 टंका दिया करता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के जागीर प्रथा को समाप्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जागीर प्रथा को किसने समाप्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। एक असबा एवं दो असबा किसके समय में आरंभ हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। एक असबा एवं दो असबा किसके समय में आरंभ हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के समय। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा आरंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब बात करते हैं कि घोड़ा क्यों दागता था, या फिर एक असबा या दो असबा क्या है, फिर जो जागीर प्रथा था ये क्या है, या फिर सेना का जो नींव रखा ये क्या है। देखिए थोड़ा एक बार हम बताते हैं, थोड़ा आप समझ लिए पहले। दिल्ली के किस सुल्तान ने सैनिकों को हुलिया लिखना आरंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हुलिया लिखना क्यों आरंभ किया था, अब यहाँ पर आपको समझाते हैं। जो यहाँ का सेना था, तो पहले कितना टंका दिया जाता था सेना को सालाना, 234 टंका दिया जाता था। तो अब बहुत सारे सेना हुआ करते थे, तब कैसे पता चले कि अब सबको देना है 234 सबको देना है, जितना सेना था सबको देना है 234।
तो उनको कैसे पता चले कि हम किसको दिए हैं और किसको ना दिए हैं, और कौन दोबारा के ले रहा है, कौन 2 बार 3 बार ले रहा है, कौन 4 बार ले रहा है। तो इस चीज़ को जानकारी रखने के लिए हुलिया लिखते थे सबका कि नहीं फलाने आदमी लिया है। इससे पहले अब किस सेनापति के पास घोड़ा था तो घोड़ा लेके आता था, तो उस घोड़ा को दाग देते थे। जब एक बार वेतन मिलता था तो उस घोड़ा को दाग देते थे, तो उससे पता चलता था कि नहीं इस घोड़ा को, मतलब घोड़ा जो रखता था सेनापति, उसको भी अलग से पैसा मिलता था, वेतन मिलता था। तो उस घोड़ा पर भी जैसे मान लीजिए कि ये घोड़ा हम ले गए, हमें भी मिल गया, फिर यही घोड़ा को हम और ले गए, दूसरा आदमी को ले गया तो उसको भी मिल जाता था पैसा। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को भी दागना शुरू कर दिया था और हुलिया लिखना भी शुरू कर दिया था। समझ में आया किसी को? दिल्ली सल्तनत में वैसे सैनिक जिसकी नियुक्ति निरीक्षण करके लिया जाता था तो उसे क्या कहते हैं? मुर्तब। यानी निरीक्षण मैंने काफ़ी पूछताछ करके लिया जाता था तो मुरत्तब कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दान दिया गया भूमि क्या कहलाता था? तो खालसा भूमि। क्या कहलाता था? खालसा भूमि। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दान में दिया गया भूमि क्या कहलाता था? खालसा भूमि। खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के दर को 1/3 से हटाकर कितना कर दिया था? यानी अलाउद्दीन खिलजी के जो समय पहले था 1/3 था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? 1/2 किया। क्या किया? 1/2। अच्छा आप बताइए हमको, 1/3 बड़ा है या 1/2? 1/2 बड़ा, क्योंकि ये 1 रुपया का 3 भाग है, 1 रुपया का 3 भाग और ये 1 रुपया का 2 भाग है, तो 1/2 बड़ा हुआ। तो कितना किया था? 1/2 किया था, यानी 50%। 50%। यानी मान लिया जाए कि पहले 100, मान लिया किसी के पास 100 रुपया था, 100 रुपया, तो मान लीजिए इसका 1/3 यानी 33 लिया जाता था, तो यानी 33 रुपया लिया जाता था मान के। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितना लिया जाने लगा? अगर 100 रुपया है तो 50 रुपया लिया जाने लगा, तो ज़्यादा लिया जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बढ़ा दिया गया था। कितना बढ़ा दिया गया था? मान लीजिए 20। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कर्ज की अदायगी किस रूप में दिया जाता था? नगद अनाज दिया जाता था। यानी आपको कर्ज लेना था उस समय में तो नगद पैसा भी आपको मिलता था और अनाज भी मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुसलमानों से, यानी गैर मुसलमान यानी मुसलमान को छोड़कर सभी और जाति धर्म के लोगों से, तो अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुसलमानों से कितने प्रकार का टैक्स लिया करता था? तो 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला जजिया कर, तो ये एक प्रकार धार्मिक कर था। धार्मिक एवं सुरक्षात्मक कर होता है जजिया कर, ठीक, धार्मिक एवं सुरक्षात्मक कर। दूसरा है खराज कर, खराज। दूसरा खराज, उसे भूमि में लिया जाता है, भूमि कर के रूप में। गृह कर्ज यानी आवास का आधार पर, यानी जो किराए के रूप में गृह मतलब घर लिया था उसके आवास रहने का था, तो उसके गृह कर्ज होता था आवास के रूप में। और चराई कर्ज यानी दुधारू पशु, यानी जो पशु दूध देती है उस पशु के लिए दुधारू कर्ज होता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी। बाजार प्रणाली नियंत्रण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या किया था? बाजार प्रणाली नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए मुस्ताज विभाग किसने स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। दीवान ए मुस्ताज किस विभाग से संबंधित है? तो वित्त विभाग से, यानी वित्त मतलब पैसा कौड़ी जो होता है ना, पैसा। तो दीवान ए मुस्ताज किस विभाग से? वित्त विभाग से। दिल्ली का किस सुल्तान ने यह घोषणा किया था कि अगर व्यापारी कम वजन तौला तो उसके शरीर से उतना मांस खींच लिया जाएगा? यानी अगर आप 1 kg वजन तौल रहे हैं और उसमें 900 ग्राम ही दिए, 900 ग्राम ही दिए, तो 100 ग्राम कम हो गया, तो उस 100 ग्राम अगर आप कम दिए तो आपके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल दिया जाएगा। कितना मांस निकाल लिया जाएगा? 100 ग्राम मांस। तो किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। दीवान ए रियासत विभाग किसने स्थापित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के समय में माप तौल को देखरेख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मुहतसिब। अब बोलिए, अब कौन कितना वजन तौल रहा है, तो ऐसे कैसे पता चल जाएगा कि भाई
फलाने आदमी इतना वजन तौला और वो नहीं तौला, तो उसकी गुप्त रूप से देख रेख करने के लिए सैनिकों को लगाया गया था। तो उसे क्या कहते थे? मुँह तसीब कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में गुप्तचर विभाग अधिकारी को क्या कहते थे? यानी गुप्तचर यानी गुप्त रूप से जानकारी रखना, उसे बरीद ए मुमलिक कहते थे। बरीद ए मुमलिक। दीवाने रियासत किस विभाग से संबंधित रखता है? तो व्यापारी विभाग से, क्योंकि अभी बता रहे हैं तो व्यापारी यानी जो बेचता होता था उसकी देखभाल करना रहता था। तो दीवाने रियासत किसे? व्यापारी वर्ग से। दिल्ली के किस सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं की कीमत को अस्थायी कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी जो वस्तु आवश्यक है यानी ज़रूरी है उसकी कीमत अस्थायी कर दिया था। दिल्ली के किस सुल्तान के पास विशाल सेना थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत सेना था, उसके पास बहुत सेना, और आक्रमण भी बहुत जगह किया और विजय प्राप्त किया। दिल्ली सल्तनत यानी खिलजी वंश में सबसे महान शासक कहलाया भी। किसने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ और ना ही मुझे कोई किताब का ज्ञान है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ? अलाउद्दीन खिलजी। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी। कि मैं अनपढ़ हूँ, था तो अनपढ़ लेकिन कूटनीतिज्ञ में बहुत आगे था और सेनापति भी इसके काफ़ी मजबूत। तो मैं अनपढ़ हूँ और ना ही मुझे कोई किताब का ज्ञान है और फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस बात को किसके पास कहा था? तो काजी मुजीन-उद-दीन के पास कहा था। काजी मुजीन-उद-दीन के पास कहा था। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। सबसे अधिक बार मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था मंगोल आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार हुआ था। कितने बार हुआ था? 6 बार हुआ था। तो हम 6 के बारे में जान लेते हैं। पहला 1297 ईस्वी में हुआ था। 1297 ईस्वी में मंगोल का जो आक्रमण किए थे उसका सेनापति कादर खान था। कौन? वो फिल्म वाला कादर खान नहीं, कादर खान था, ये मंगोल का था। और इधर से अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सेनापति कौन कौन गए थे? तो उलुग खां और जफर खां। तो यहाँ ये दोनों मिलकर कादर खान को द इंड यानी हरा देते हैं और यहाँ भी विजय प्राप्त हुआ। किसका विजय हुआ? उलुग खां जफर खान का। दूसरा आक्रमण 1298 में। बोला हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। मंगोलिया आक्रमण जो था ये भी सोचा कि हम भी हार मानने वाला नहीं है। फिर आ गया 1298 में और उसके बाद वहाँ का जो सेनापति था वो सल्दी खां। तो फिर से इधर से अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और जफर खां को भेजा। बोला जाओ, काफ़ी अनुभव है तुम दोनों को, जाओ फिर से एक बार हरा के आओ उसको। यहाँ भी जब उलुग खां और जफर खां का विजय होता है और इसका हार होता है। तीसरा आक्रमण 1299 में होता है फिर से, मतलब ये भी हार मानने वाला था ही नहीं मंगोल। तो 1299 में एक बार फिर से आक्रमण करता है। इस बार कुतलुग ख्वाजा था, मंगोल के सेनापति कौन था? कुतलुग ख्वाजा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ जफर खां को भेजा, तो उलुग खां आया नहीं। लेकिन फिर भी जफर खां यहाँ विजय प्राप्त करता है। कुतलुग खां को हराने के बाद यानी उसको हराने के बाद जफर खां जीत जाता है। लेकिन इस युद्ध में जफर खां की मृत्यु हो जाती है। तो इस बार सम्मान आएगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से युद्ध में जफर खां की मृत्यु हुआ था? तो 1299 में मंगोल के। ठीक। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में वहाँ का मंगोल का सेनापति तारी बेग था। कौन? तारगी बेग था। कौन वहाँ का सेनापति था? तारगी बेग था। इधर से मलिक कफूर था। अलाउद्दीन खिलजी को की तरफ से मलिक कफूर को क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी। ध्यान रहे, 1000 दिनारी कहा जाता था मलिक कफूर को। सोचिए 1000 दिनारी जो था अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। पाँचवा आक्रमण था 1305 ईस्वी में, इसका अली बेग था और चौथा का तारगी बेग। ध्यान रहे, चौथा आक्रमण तारगी बेग, पाँचवा आक्रमण अली बेग। इस बार भी मलिक कफूर को भेजा अलाउद्दीन खिलजी।
इस बार भी विजय, इसका हार, छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में हुआ था। इस बार मंगोल का सेनापति कबक एवं इकबाल था, 2 लोग आए, 2 सेनापति था इस बार। इधर से मलिक कफूर अकेले, फिर भी मलिक कफूर का विजय हुआ और ये दोनों का हार हुआ। यानी 6 को 6 आक्रमण जो लगातार किया मंगोल ने, 6 के 6 आक्रमण पर विजय किसने प्राप्त किया? खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने विजय प्राप्त किया। किसके नेतृत्व में? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। और अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमण के समय मारा गया था? देखिए बोले थे ना क्वेश्चन आगे आएगा। तो जफर खां कब मारा गया? 1299 में, तीसरा आक्रमण पूछा जाएगा। तो तीसरा आक्रमण 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा सेनापति मंगोल आक्रमण में मारा गया? तो जफर खां। कब? 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सभी मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो मलिक काफूर और जफर खां के नेतृत्व में। 3 तो अकेले मलिक काफूर और जफर खां 3, 2 में सहयोग किया था क्या? उलूम खां। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो अधिक बार होता है तो मलिक काफूर और जफर खां के नेतृत्व में सभी मंगोल आक्रमण को विफल किया था, यानी हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय साथ में जाने वाले विद्वान कौन थे? तो अमीर खुसरो। अब हम बात करते हैं कि हम अभी चित्तौड़ के बारे में बताए थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक पत्र लिखा था कि हमें महारानी पद्मावती को देखना है। तो हम अभी भी उसके बाद ये भी बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी मतलब मूर्ख था, अनपढ़ था। तो लिखा था कैसे पत्र? तो उसके साथ जो विद्वान गए थे अमीर खुसरो, इन्होंने एक पत्र लिखा था। इस अमीर खुसरो के द्वारा एक पत्र लिखा गया था। और एक बात, अमीर खुसरो बहुत अच्छे गाते थे। तो कव्वाली जो गीत होती है, उनके शुरुआत अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था। कव्वाली का शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? अमीर खुसरो के द्वारा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था, 1303 ईस्वी में किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का राजा राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह हम पहले ही समझा चुके हैं। चित्तौड़ के किस महारानी ने जौहर किया था? तो रानी पद्मावती ने। ये बात आपको बता देते हैं कि जब राणा रतन सिंह की वहाँ मृत्यु हो जाती है, इस बात की खबर महारानी को पता चलता है, पद्मिनी को, तो उन्होंने जौहर किया था। हम आगे, जौहर का मतलब क्या होता है? आग लगाना। कई महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। तो जब वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा था? तो खिजराबाद रख दिया था। क्या? खिजराबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद का शासक किसे बनाया था? अपने पुत्र खिर्ज खां को। वहाँ का राजा किसे बनाया था? शासक अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया था। श्री का किला, अलाई दरवाज़ा, हजार खंबा महल, जयमत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सब कहाँ है? सबका सब दिल्ली में है। एक बात जान लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था? कुतुब मीनार बना था। कुतुब मीनार मान लीजिए कैसे था? ढंग के कुतुब मीनार, 4 2 3 4 ढंग का कुतुब मीनार, मतलब वो नीचे से चौड़ा, ऊपर से सीधा गया। इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी एक पगला था, जिद्दी था। इसने सोचा कि हम कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनाएंगे, कुतुब मीनार से भी बहुत बड़ा मीनार बनाएंगे, और इसके सामने जस्ट बनाने लगा। तो जब बनाने लगा तो इसकी जो नींव रखी, तो नींव ही छोटा रखा गया। अगर हम नींव छोटा रखेंगे तो ऊपर क्या ये चौड़ा होगा, इसे गिर जाएगा। तो यही कारण जो अपनी सेनापति को सौंपा था बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अब इससे आगे हम नहीं बना सकते हैं। अगर हम इसके आगे ऊपर बनाएंगे तो गिर जाएगी, जो महल बना रहे हैं, मीनार बना रहे हैं, वो गिर जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम अलाई दरवाज़ा रख दिया। क्या रख दिया? अलाई दरवाज़ा। कि इसका जो दरवाज़ा है हमने बनवाया, कुतुब मीनार का दरवाज़ा हमने बनवाया है। तो ये तो बनाना चाहता था इससे भी ऊंचा कुतुब मीनार, लेकिन वो तो न बन सका, तो इसका नाम रख दिया अलाई दरवाज़ा।
दिल्ली के किस सुल्तान ने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? तो विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो तारीख ए फिरोज शाही से। तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन वर्णी ने किया था। जियाउद्दीन वर्णी ने किया था। किसका, कौन सा पुस्तक का? तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक का रचना किसने किया था? जियाउद्दीन वर्णी ने। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान कब हुआ? 1307 में। सोचिए 1994 में पहला बार आक्रमण किया था जलालुद्दीन फिरोज के समय। जलालुद्दीन फिरोज के समय कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अब इसको नहीं छोड़ा, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचिए 1294 से स्टार्टिंग हुआ है। 1294 से स्टार्टिंग हुआ है और 1307 में एक बार फिर से आक्रमण कर देता है देवगिरी पे। तो अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान कब किया था? 1307 में किया था। और सबसे पहला बार क्या था? 1294 में। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इस समय भी वही थे और अभी भी वही थे। 1307 में भी वही है। रामचंद्र देव को राजाओं में राजा अर्थात राम रावण की उपाधि किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। जब यहाँ पर जितने भी दक्षिण भारत का अभियान हुआ था सब में जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो मलिक काफूर था। कौन? मलिक काफूर था। तो एक बार फिर से जब देवगिरी को हराने के बाद वहाँ का राजा रामचंद्र को अलाउद्दीन के पास लाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका भव्य स्वागत किया और उसके बाद उस स्वागत में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे एक उपाधि दिया था, राम रायन का उपाधि दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस बात पर खुश था, लेकिन रामचंद्र देव को ये नहीं पता था कि हमें इतना सब करके गुलाम बना रहा है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इतना करते हुए उसे गुलाम बना लिया। इस बात का भनक उसके बेटे शंकर देव पर लगता है, शंकर देव पर। तो रामचंद्र देव का बाद देवगिरी का शासक कौन बना? शंकर देव बना। शंकर देव, इसके पिता तो गुलाम बन गया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। और शंकर देव को बुरा लगा इस बात को सुन के। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी सोचा, अरे अब तुम्हारा बाप को हराए हैं तो तुमको भी छोड़ेंगे तो नहीं है हम। तो एक बार फिर से आक्रमण करता है, हम आगे बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान के लिए किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को भेजा था। हमने बता दिया, मलिक काफूर के लिए भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल या तेलंगाना युद्ध कब आरंभ किया था? 1309 ईस्वी में हुआ था। तेलंगाना या वारंगल अभियान के समय वहाँ का शासक रुद्र प्रताप थे। वहाँ का शासक कौन थे? रुद्र प्रताप। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था? तो रुद्र प्रताप देव ने। यानी मलिक काफूर उसे भी पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं रुद्र प्रताप देव को। तो इस बात पर उसे रुद्र प्रताप ने उसे कोहिनूर हीरा गिफ्ट में देता है और कोहिनूर का उपाधि भी देता है मलिक काफूर को। और एक तो कोहिनूर वास्तविक में मलिक काफूर तो कोहिनूर ही था, क्योंकि 100 दिनारी में खरीदाया था, 1000 दिनारी में खरीदाया था ये। और कितना बड़ा सेनापति था ये। और अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ से कहाँ तक सीमा फैलाने में मदद किया। तो मलिक काफूर उस कोहिनूर हीरा को किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अब इस कोहिनूर हीरा की बात करते तो पहले खिलजी वंश में रहा, उसके बाद मुग़ल वंश में भी आया, उसके बाद अंग्रेज़ों के पास गया और अंग्रेज़ों की जो महारानी थी उनकी जो माथे पर टोपी थी उस पर विराजमान। अब वो जाके फिर वही लंदन में एक संग्रहालय में रखा हुआ है। तो कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खान, हैदराबाद में है गोलकुंडा के खान से निकाला गया था। गोलकुंडा कहाँ है? हैदराबाद में है। कोहिनूर हीरा को किसने निकाला था? तो
सर थॉमस कुलिन ने निकाला था। सर थॉमस कुलिनान ने निकाला था कि क्या निकाला था? सर थॉमस कुलिनान ने गोलकुंडा के खान से हीरा निकाला था। अलाउद्दीन खिलजी का पांड्य अभियान कब शुरू हुआ था? तो 1311 में हुआ था। 1311 में पांड्य अभियान शुरू हुआ था। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। अलाउद्दीन खिलजी की अभियान के समय पांड्य वंश का शासक कौन था? तो सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य। सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य था। सुंदर पांड्य और वीर पांड्य, ये दोनों आपस में फुट था दोनों भाई का। दोनों भाई गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे थे, और जब कहावत है ना कि दो लड़े तो तीसरा का तो फायदा होना ही होना है, तय है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब पांड्य वंश पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का सेनापति सुंदर पांड्य और वीर पांड्य था। तो जब मलिक काफूर को इस बात को पता चला तो सुंदर पांड्य को अपने ओर खींचा और उसे बोला कि तुम अगर मेरे तरफ से अगर हम तुम्हारी सहायता करें तुम्हारे राज्य के लिए तो कैसा रहेगा। तो सुंदर पांड्य ने उधर मतलब मलिक काफूर की तरफ से होकर अपने भाई वीर पांड्य के पर आक्रमण किया और वीर पांड्य को यहाँ मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पांड्य वंश में कौन शासक बनता है? सुंदर पांड्य बनता है, और ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम हो जाता है कौन? सुंदर पांड्य। अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो 1313 ईस्वी में किया था। उस समय शासक कौन था? शंकरदेव। बोले ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। बाप को तो लूटा पे किया, बेटा को भी नहीं छोड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। तुरंत फिर 7 में किया था, उसके बाद तुरंत 13 में आक्रमण किया। बेटा शंकरदेव था उस समय शासन देवगिरी का। दक्षिण अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। जितना भी दक्षिण अभियान हुआ था उस समय उस समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का निधन कब होता है? तो 1316 ईस्वी में हो जाता है। 1316 ईस्वी में हो जाता है। 1296 में बैठता है और 1316 में मृत्यु हो जाती है। 1296 1316 में मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी का निधन 1316 ईस्वी में हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो शिहाबुद्दीन उमर बना। शिहाबुद्दीन उमर बना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन उमर को हटाकर मलिक काफूर ने किसे गद्दी पर बैठा दिया? मलिक काफूर शिहाबुद्दीन को हटा देता है और मुबारक खिलजी को बना देता है। लेकिन कैसे मुबारक खिलजी को बना देता है? ये देखिए, ये तो और पगला था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित कर लिया? तो मुबारक खिलजी था। इन्होंने अपने आप खलीफा घोषित किया था कि हम खलीफा हैं। खलीफा पद कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इस्लाम धर्म में हम बताए थे कि मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं उसे खलीफा कहा जाता था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान है जो कभी कभी दरबार में नग्न होकर दौड़ा करता था? तो मुबारक खिलजी है। कौन है? मुबारक खिलजी। क्या करता था? नग्न होकर राज दरबार में दौड़ा करता था। दिल्ली के किस सुल्तान को नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुष बेहद पसंद था? यानी जो मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुष बहुत पसंद था। मुबारक खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1316 से 1320 तक। 1316 से 1320 तक के रहा मुबारक खिलजी का शासनकाल। मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो खुसरा खां बैठा। खुसरा खां ये हिंदू था। खुसरा खां। मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? खुसरा खां बैठा। दिल्ली के किस शासक ने पैगंबर का सेनापति घोषित कर लिया? जब खुसरा खां हिंदू शासक था, अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर कौन सा ऐसा शासक है जो हिंदू था और बाद में मुस्लिम बन गया, तो खुसरा खां। जब वहाँ का जो उलेमाओं ने विरोध किया कि एक हिंदू दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया है तो उसका विरोध हुआ, तो खुद को मुसलमान घोषित कर लेता है कौन? खुसरा खां। अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी राज्य बचाने के लिए खुद को मुस्लिम घोषित करता और उसने एक पैगंबर
जो उपाधि धारण करता है पैगंबर का सेनापति खुद को घोषित करता है, पैगंबर का सेनापति। दिल्ली के कौन सा सुल्तान जो पहले हिंदू एवं बाद में मुसलमान भी गया था? तो खुसरा खां। कौन? खुसरा खां। इसके बाद खुसरा खां की मृत्यु हो जाती है। खुसरा खां की हत्या यानी हत्या कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी हत्या हो जाती है और यहाँ खिलजी वंश का समाप्त हो जाता है। इसके बाद तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का स्थापना होती है। तो अगले क्लास में हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें प्लीज़।